चीजें शायद मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, एनवायरनमेंट में जो भी नई चीजें आए, नई चीजें इन द सेंस जैसे BS6 आया है ना, या कोई नया नॉर्म्स आए या कोई नया रूल आए, उसको आप एक बार अगर न्यूज में आता है तो उसको आप जरूर पढ़ के रखिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ये क्वेश्चन पूछते। सर और कहाँ मिलेंगी ऐसी न्यूज? न्यूज यार जैसे न्यूज़पेपर वगैरह में आती नहीं रहती, कई बार आती है ना, कुछ नया लॉन्च कर दिया गया, जैसे BS6 नॉर्म्स आया है ना, या गवर्नमेंट अगर पोल्यूशन से कोई रूल बनाए है ना, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ठीक है, उसको आप ध्यान देते रहिएगा, है ना। और अभी क्या रेफर करें उसके लिए? यार ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा सा न्यूज तो पढ़ने की आदत आप लोग डालो। अभी देखते हो नहीं देखते हो, सही से बताना, झूठ नहीं बोलना। न्यूज देखते हो नहीं देखते हो? मुझे लगता नहीं वैसे कोई देखता होगा। देखते हैं, देखते हो मेडिकल पक्का? की। यस सर। अच्छा ठीक है, तो फिर कोई नहीं, या फिर अगर करंट पढ़ना है ना इसका, तो करंट में थोड़े दिन में पढ़ाऊंगा यूट्यूब में। तुम में से कोई यूपीएससी की तैयारी करेगा नहीं है कि नहीं? तो एनवायरमेंट इकोलॉजी तो मैं पढ़ाऊंगा पढ़ाऊंगा। देखो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है, दो चार फैक्ट हैं वो लिखो, वो पूछे गए हैं, है ना, वो मेन मेन फैक्ट नोट करो पहले। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पास्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पास्ड एनवायरमेंट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पास्ड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 to improve quality of our environment, to improve quality of our environment। ये हमारा पहला एनवायरमेंटल एक्ट था, जब हमारी गवर्नमेंट को समझ में आया कि नहीं, पोल्यूशन से लड़ना चाहिए। to improve the quality of air। next, according to CPCB। CPCB क्या है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, according to CPCB, Central Pollution Control Board। The particulate size 2.5 micron or less diameter। The particulate size 2.5 और लेस डायमीटर, इसे PM 2.5 कहा जाता है, और लेस डायमीटर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर causing great harm are responsible for causing great harm to human being। देखो रीजन क्या होता है ना, ये जो पर्टिकुलेट मैटर होता है, ये ऐसे मानो कि जैसे मान लो जैसे दिल्ली में क्या है ना, दिल्ली में एयर पोल्यूशन ज्यादा है ना, वहां पे एयर में अगर आप देखोगे तो एयर का कॉम्पोजिशन खराब, सल्फर डाइऑक्साइड होगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगी, नाइट्रस ऑक्साइड होगी, ओजोन होगी, बहुत सारी पोल्यूटेड गैस आपको दिल्ली में मिलेंगी। वहां पे पर्टिकुलेट पोल्यूशन कम है। जैसे आप नोएडा आ जाओ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, वहां पे गैसियस पोल्यूशन नहीं है, एमिशन कम है, ग्रीनरी ज्यादा है, तो वहां पे आपको गैसेस पोल्यूशन बिल्कुल नहीं मिलेगा, लेकिन वहां पे पर्टिकुलेट पोल्यूशन होता है। रीजन क्या? चारों तरफ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो जो 2.5 माइक्रोन के पार्टिकल्स होते हैं ना, है ना, ये पार्टिकल जो PM 2.5 होते हैं,
ये डस्ट में, ये जमीन पे बैठ सेटल डाउन नहीं होते, ये लगातार उड़ते ही रहते हैं। यही पार्टिकल हैं जो लंग्स में जाके हार्म करते हैं। ठीक है? अब देखो सभी कार में एयर प्यूरीफायर ये लोग देने लगे, है ना? रीज़न क्या होता है कि कार के अंदर हम शूज़ के साथ में जाते हैं, आप देखते हो ना कि नीचे जो ये होता है हमारा जहाँ पे हम लोग पैर रखते हैं, है ना? तो सभी मैट वगैरह में वहाँ पे बहुत सारी डस्ट पड़ी होती है, वो डस्ट सर्कुलेट होती रहती है और हमारे नाक में जाती रहती है। तो एयर प्यूरीफायर क्या करेंगे, उस डस्ट को इकट्ठा कर लेंगे, है ना? नेक्स्ट, नोट करिए। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, एयर प्रिवेंशन and Control of Pollution Act came into force, एक मिनट होल्ड करना बेटा, एक मिनट जरा होल्ड करना, एक मिनट। ठीक है, तो नोट करेंगे। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट came into force in India in 1981, came into force in India in 1981, and it was amended in 1987, and it was amended in 1987, and included and included noise Next, under Supreme Court directive in 2002, under Supreme Court directive in 2002, CNG was introduced. Under Supreme Court directive in 2002, CNG was introduced in Delhi. CNG was introduced in Delhi in public transport. उन दिनों में हम स्टूडेंट हुआ करते थे when CNG was introduced in Delhi, and that was horrible condition. CNG was introduced in Delhi 2002. Next, Government of India introduced यूरो थर्ड नॉर्म। ये हम लोग यूरोप से लेकर के आए, ठीक है ना? आप देखोगे वोल्वो की बसेस आपको जो दिखाई देंगी ना, वोल्वो की जो बस आप देखोगे हमेशा उसमें लिखा होगा यूरो थर्ड, यूरो फोर, ऐसा आपको लिखा दिखाई देगा, है ना? क्योंकि वो यूरोप से इंपोर्ट होके आती थी वोल्वो, ठीक है? मोस्ट प्रोबब्ली शायद अभी भी इंडिया ने बनाना स्टार्ट नहीं किया, वोल्वो बनाना स्टार्ट किया इंडिया ने। अभी कहीं चेन्नई वेन्नई में प्लांट डाला हुआ है। तो वोल्वो की जितनी बस आती है आपको लिखा मिलेगा यूरो थर्ड या यूरो फोर, क्योंकि यूरोप का नाम है, ठीक है? तो ये पोल्यूशन के नॉर्म्स हैं, ये डिसाइड करते हैं कि इंजन कितना एमिशन प्रोड्यूस कर रहा है। तो हम इंडिया में यूरो को ही मॉडिफाई करके बीएस लेकर के आए, अभी BS6 इंट्रोड्यूस किया है ना, BS6, ठीक है? तो BS6 इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। देखो आपने मारुति ने डीजल कार बनाना बंद कर दिया, वो क्या है? BS6 इंट्रोड्यूस कर गया। सब अभी तक BS4 इंजन थे। एक बात और बता दूं, BS5 इंडिया में नहीं आया है। भारत स्टेज जिसको बोलते हैं, भारत स्टेज 4th के बाद सीधे इंडिया में BS6 नॉर्म्स आए हैं, ये नॉर्म्स आए हैं। BS फॉर्म्स 4 5 नॉर्म्स नहीं आए इंडिया में, ठीक है? ये सेम नॉर्म्स है जो पोल्यूशन को कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो नोट करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड न्यू यूरो थर्ड नॉर्म टू स्टिपुलेट sulfur control to stipulate sulfur control to stipulate sulfur control
sulfur control 350 ppm in diesel, 350 ppm in diesel, and 150 ppm in 150 ppm in petrol. Next point. On four-wheeler, BS4 was introduced on four-wheeler. BS4 was introduced on four-wheeler. BS4 was introduced in 13 mega cities since April 2010. 2010. तो बताओ भाई BS6 कब इंट्रोड्यूस किया गया? 2010 में। हैं? तो सॉरी सर, हैं? सॉरी सर, बाय मिस्टेक। कोई बात नहीं, कब इंट्रोड्यूस किया बताओ। 2019 अक्टूबर में, नोट कर लो। BS6 introduced recently BS6 introduced recently in India, October 2019. October 2019. ठीक है, October 2019. Yes. ठीक, नेक्स्ट। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट came into force in 1974. Came into force in 1974. Next, more than 0.1% impurities, more than 0.1% impurity makes water unfit for human. ठीक है, अब देखिए, अब समझिए बात को। देखो, अब समझने वाली, ये तो फैक्चुअल बातें थी जो पूछी जाती हैं, और ये आप याद रखिएगा जितना मैंने अभी तक आपको लिखवाया। ये नीट पे पूछे जा चुके क्वेश्चन से, में से कई बार पूछा गया और डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब
व्हाट इज बायोमैग्निफिकेशन, कोई बता सकता है क्या? बायोमैग्निफिकेशन ऐसा क्या है? सर ट्रांसफर ऑफ इम्प्योरिटीज थोड़ा थोड़ा और सही बताओ और करेक्ट बताओ। रेयान, फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। अच्छा रेयान कुछ बताओ भाई। Accumulation of chemicals, pesticides, etc. राइट राइट राइट। बायोमैग्निफिकेशन का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, है ना। जैसे कि इंडिया में, है ना, एक पेस्टिसाइड यूज होता था, इंसेक्टिसाइड, उसका नाम था डीडीटी। उसको इंडिया में बैन कर दिया गया, ठीक है। अब होता क्या था, डीडीटी ऐसा एक इंसेक्टिसाइड था जो इंसेक्ट्स को नॉर्मली मारने के काम आता था, लेकिन मारने के बाद वो प्लांट में ही रह जाता था। अच्छा, प्लांट में डीडीटी छिड़क दिया गया, बारिश हुई और प्लांट से या खेतों में रह गया, बारिश हुई और खेतों से बह करके वो लेक में पहुंच जाता था। अब डीडीटी पहुंच गया वाटर में, वाटर से डीडीटी पहुंच जाता था जू प्लैंक्टन में, ठीक है। जू प्लैंक्टन से अब डीडीटी पहुंच गया आपका कहां पे? स्मॉल फिशेस में, ठीक है। स्मॉल फिशेस से पहुंच गया लार्ज फिशेस में, कार्निवोरस फिशेस में, और ये पहुंच गया इसके बाद फिशिंग बर्ड्स में, जिससे बर्ड्स मरने लगी। देखा गया कि डीडीटी का जो कंसंट्रेशन था वो यहां पर 0.003 पीपीएम था, पार्ट पर मिलियन। जू प्लैंक्टन में देखा गया जीडीटी एक्यूमुलेट होते होते फूड चेन में 0.04 पीपीएम हो गया। स्मॉल फिशेस में देखा गया 0.5 पीपीएम, लार्ज फिशेस में 2 पीपीएम और बड़ी फिशेस में 25 पीपीएम। इस तरह से धीरे धीरे डीडीटी का फूड चेन में जो बढ़ना, दिस इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। तो किसी भी इंसेक्टिसाइड का या हार्मफुल सब्सटेंस का या हैवी मेटल का फूड चेन में एक्यूमुलेट होना ही बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है, एक डिजीज है, उसे बोलते हैं मिनीमाटा डिजीज। पता है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस चीज, किस पार्ट को हार्म करती है मिनीमाटा। कुछ लोग इसे मिनीमाटा डिजीज भी बोलते हैं। मिनीमाटा डिजीज जापान में फैली। जापान में जिन लोगों को बीमारी हुई वो लोग पहले पागल हो गए, फिर वो मर गए। देखा गया तो ऐसा क्या हुआ, तो होता क्या था कि फैक्ट्री से पोल्यूटेड जो वाटर था, पोल्यूटेड वाटर विद मरकरी, एचजी से जो पोल्यूटेड वाटर था, हैवी मेटल है, वो गिरता था बे ऑफ मिनीमाटा में। बे ऑफ मिनीमाटा, बे ऑफ मिनीमाटा में क्या हुआ, ये मरकरी एक्यूमुलेट होता रहा और मरकरी बे ऑफ मिनीमाटा के पानी से चला गया प्लैंक्टन में। प्लैंक्टन से गया किसमें, सेम वही स्मॉल फिश में, स्मॉल फिश से गया लार्ज फिश में, और लार्ज फिश से चला गया ह्यूमन में। ह्यूमन में जाते ही इसने क्या किया, ब्रेकडाउन ऑफ नर्वस सिस्टम, ब्रेकडाउन ऑफ नर्वस सिस्टम, और जिससे क्या हुआ, डेथ। दिस डिजीज इज कॉल्ड मिनीमाटा डिजीज। इंडिया में डीडीटी और एक और मेडिसिन, उसका नाम है डाइक्लोफेनॉल, नाम सुना है? Yes, sir. डाइक्लोफेनॉल क्या है? पेन किलर। किसको दी जाती है? एनिमल्स को। डीडीटी क्या है? इंसेक्टिसाइड। इन्हीं दोनों की वजह से वहां की वल्चर गायब हो गए। वल्चर के जो एंडेंजर होने के पीछे यही रीजन है, बना लो, नोट कर लो। रीजन क्या हुआ मैं आपको बता देता हूं ऐसे ही, ठीक है। देखो, डाइक्लोफेनॉल जानवरों को लगाई जाती थी और डीडीटी डाला जाता था किसमें, खेत में।
ये चारा हम लोग खिलाते हैं जानवरों को, तो डीडीटी बोवाइंस के बॉडी में चला गया। डाइक्लोफेनॉल भी लगाई जाती थी बोवाइंस को, जिससे क्या हुआ, ये इनकी बॉडी में एक्यूमुलेट होता गया। जब ये जानवर मर जाते हैं तो वल्चर इनको खाते हैं। वल्चर के खाने की वजह से बॉडी में, वल्चर की बॉडी में डीडीटी और ये डाइक्लोफेनॉल चला गया, जिसकी वजह से वल्चर्स में कैल्शियम का जो मेटाबॉलिज्म हुआ वो बंद हो गया। कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म के बंद हो जाने से उनके एग तो होते थे, लेकिन एग के ऊपर शेल का फॉर्मेशन नहीं होता था, जिससे कि एग शेल ना बन पाने की वजह से एग सर्वाइव नहीं कर पाते थे, और एग ना सर्वाइव कर पाने की वजह से उनकी जनरेशन रुक गई। जब ये पता चला कि वल्चर के गायब होने के पीछे ये डाइक्लोफेनॉल और डीडीटी रीजन है, तो इनको बैन कर दिया गया इंडिया में। ठीक है, एंड दिस वाज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस बेनिमाटा डिजीज, और ये वल्चर का गायब होना, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ बायोमैग्निफिकेशन। नोट करिए, बायोमैग्निफिकेशन बायोमैग्निफिकेशन is the process of accumulation of is the process of accumulation of heavy metal, insecticide, heavy metal, insecticide or pollutant, heavy metal, insecticide or pollutant in food chain. Heavy metal, pollutant or insecticide in food chain. ठीक है, डन। अब देखो इसके एग्जाम, अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है, जो इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज द यूट्रिफिकेशन, है ना। सो व्हाट इज यूट्रिफिकेशन, देखिए, नोट कर लिया ये सब? हाँ जी भाई लोगों, नोट कर No, लिया? sir. हाँ चलो नोट करो, पहले नोट करके मुझे मैसेज करो। नोट करते जाओ, जो ना समझ में आए बताते जाओ। हो गया भाई? Yes, sir. ठीक है, Yes. अब देखो, नेक्स्ट है यूट्रिफिकेशन, है ना। तो ये कई सारे फिनोमेना एक साथ होते हैं, जैसे कि सबसे पहले होता है यूट्रोफिकेशन। आप में से कुछ लोगों को पता होगा ऑलरेडी, इजी है बट थोड़ा सा समझने लायक है। पहले होता है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन एक दूसरी समस्या को जन्म देता है, एंड दैट इज द that problem is algal bloom. Algal bloom give rise to another problem, and that is BOD. And BOD strike
to life of aquatic animals. So that is death of aquatic animal. ये सब फिनोमेना एक साथ होते हैं। मैं आपको सब चीजें एक साथ समझा देता हूं, समझिए बात। एग्जाम्पल के तौर पे एक लेक है। अब होता क्या भाई लोगों, लेक में है पानी, है ना, लेक में पानी भर देते हैं मेरे, चलो ये लेक में पानी भरा हुआ है। अब होता है यूं है कि लेक में सबसे पहले नाइट्रोजन रिच वेस्ट, नाइट्रोजन रिच वेस्ट में क्या हो सकते हैं, ऑर्गेनिक फूड, मतलब किचन का वेस्ट आपके, दूसरा वॉशिंग पाउडर, तीसरा क्या हो सकता है, फर्टिलाइजर। ये सब जो नाइट्रोजन रिच वेस्ट है ये सब जाता है लेक में। इसके एक्यूमुलेशन होने से अब क्या होता है कि न्यूट्रिएंट वाटर में बढ़ने लगते हैं, है ना, न्यूट्रिएंट वो जो प्लांट के लिए, ठीक है, न्यूट्रिएंट इंक्रीजेस इन वाटर। तो वाटर में न्यूट्रिएंट का इंक्रीज होना, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं यूट्रिफिकेशन, ठीक है, यूट्रिफिकेशन। यूट्रिफिकेशन की वजह से अब क्या होता है कि एक एल्गी होता है, उसकी जबरदस्त यहां पे ग्रोथ शुरू हो जाती है। वो एक्चुअली स्पाइरोगायरा है। इंडिया में, इंडियन लेक्स में जो सबसे ज्यादा ग्रो करने वाला एल्गी है, जो एल्गी ग्रो करता है और एक मोटी सी लेयर बना लेता है, दैट इज कॉल्ड स्पाइरोगायरा, है ना। तो स्पाइरोगायरा एक एल्गी है जो यहां पर ग्रोथ करता है और ग्रोथ करके एक मोटी सी लेयर बना लेता है, ठीक है। तो दिस इज स्पाइरोगायरा, है ना। तो स्पाइरोगायरा एक मोटी सी लेयर बना लेता है। ये जो लेक की सरफेस में मोटी सी लेयर बन गई है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एल्गल ब्लूम। इंडिया में एल्गल ब्लूम के लिए ऐसा नहीं कि एल्गल ब्लूम सिर्फ इसके, एल्गी का बहुत तेज से ग्रो करके एल्गी का एक मोटी सी लेयर बना लेना, कॉल्ड एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम क्या करता है, जब ये बैंकर से मोटी सी लेयर बन जाती है, तो होता यूं है कि ऊपर से आने वाली जो ऑक्सीजन थी, है ना, जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से आ रही थी, ये क्या करता है कि एल्गल ब्लूम हो जाने से ऑक्सीजन वाटर में मिक्स नहीं हो पाती, मतलब ऑक्सीजन अंदर पेनिट्रेट नहीं हो पाती। तो ये क्या करता है, O2 की जो सप्लाई होती है, ये O2 की सप्लाई को स्टॉप कर देता है। O2 की सप्लाई स्टॉप हो जाने से अब क्या होता है, नीचे की तरफ, अच्छा दो चीज समझिए, ठीक है ना। अब तीसरी जो प्रॉब्लम को बर्थ मिलने वाली है, दैट इज बीओडी। बीओडी को आप चाहे बोलिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलिए, या बोलिए आप बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। होता यूं है कि एक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोजिशन करना है, उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। दूसरा किसको चाहिए, जो नीचे एनिमल होते हैं, अंडरलाइंग एनिमल को चाहिए। तो एनिमल को तो पहले से चाहिए था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने और उसकी डिमांड बढ़ा दी, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई और सप्लाई कम हो गई, जिसकी वजह से एनिमल्स को सफोकेशन फील होने लगेगा, उनको जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी नहीं मिल पाएगी, और उसकी वजह से क्या होगा, डेथ ऑफ एनिमल, और इससे ये इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा। दिस कंप्लीट चैन ऑफ रिएक्शन। क्लियर है भाई, सबको क्लियर है? Yes. इसको नोट करिए। डन, नोट कर लिया?
सर ऑक्सीजन का सप्लाई क्यों बंद हो जाएगा? बेटा चक्कर क्या है ना कि ऊपर एक मोटी सी लेयर बन गई, तो जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है वो कहाँ से आती है? वाटर में। अंदर से तो ऊपर से आती है, एटमॉस्फेयर से तो आती है। सर आप लेकिन एक जो एल्गे जो फोटोसिंथेसिस करके जो ऑक्सीजन बनाएंगे वो पानी में नहीं चल जाएगा? वो पानी में कहाँ जाएगी? वो तो ऊपर की तरफ निकल जाएगी, एमिट हो जाएगी तो बाहर की बाहर तरफ। की फिर कैसे डिसॉल्व हो सकती है जब देखो ना जो अच्छा यूज एक कर बात रहा है देखो वही आयशा, नहीं एब्जॉर्ब हो रहा? देखो आयशा, जब ये आप एक्वेरियम रखते हो ना घर में, एक्वेरियम, यस सर। तो आप उसमें एक छोटा सा खिलौना लगा देते हो जिससे बबल्स निकलते रहते हैं। यस। वो आप क्या करते हो? वो आप ऑक्सीजन की सप्लाई करते हो। उसी तरह से जो ऊपर से ऑक्सीजन आती है ना, वो ऑक्सीजन सप्लाई होती है वाटर में, और वाटर में ऑक्सीजन मिलती रहती है। जो बबल्स बनते हैं वो किस चीज के बनते हैं? वो डिसॉल्व ऑक्सीजन है। और डिसॉल्व ऑक्सीजन के लिए अपर सरफेस खुली हुई होनी चाहिए। देखो कई बार आपने देखा होगा कि आप इमर्शन रॉड लगाते हो घर पे, लगाते हैं नहीं लगाते? यस सर। और इमर्शन रॉड में बबल्स इकट्ठा हो जाते हैं और बबल्स ऊपर की तरफ निकलने लगते हैं। वो बबल्स आए कहां से? दैट इज अ डिसॉल्व ऑक्सीजन। तो जब ऊपर से एल्गी एक बहुत मोटी सी लेयर बना लेता है ना, तो वो क्या करता है कि ऊपर से आने वाली जो ऑक्सीजन होती है, उस ऑक्सीजन को नीचे अंदर जाने नहीं देता और वो वाटर में मिक्स नहीं होती। नॉर्मली क्या होता है कि वाटर में वेव्स बनती रहती हैं और जिसकी वजह से वाटर अंदर की तरफ ऑक्सीजन मिक्स होती रहती है पानी में। ठीक है? तो जब ऊपर से एक मोटी सी लेयर बन जाती है, और यही चीज एजिंग ऑफ लेक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो लेक होती है वो सैकड़ों साल बाद बंद हो जा खत्म हो जाती है लेक्स। आप देखोगे कई बार, अगर आप में से कोई नैनीताल गया होगा, सो आई हैव सीन, मेरे सामने की बात है कि नैनीताल बहुत गंदी लेक थी। और आप जाओगे तो लेफ्ट साइड पे एक वहां पर एक स्विट्जरलैंड की कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट ले रखा उसको साफ करने का। उन्होंने बड़ी बड़ी मशीन्स डाल रखी है अंदर, वो मिक्सर की तरह मशीन से, और वो सिर्फ यही काम करती हैं कि नीचे से एल्गी को हटाती हैं, ऊपर से एल्गल ब्लूम ना होने पाए, और नीचे से ऑक्सीजन की सप्लाई करती हैं इकोसिस्टम को बूस्ट करने के लिए। ओके सर। ठीक है, नोट कर लिया भाई? यस सर। ठीक है। अब देखो ग्रीन हाउस तो पता होगा ना, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है? जी सर। पता नहीं पता? जल्दी बताओ। हाँ, ये सब पता है। पता है ना? फिर भी मैं बता देता हूँ, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, हालांकि सबको पता होगा। हाँ, ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस वो गैसेस हैं जो हमारी अर्थ को गर्म कर रही हैं और ओजोन की लेयर को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। इनमें से ग्रीन हाउस गैसेस में सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है CO2, 60% कॉन्ट्रीब्यूशन इसका है। CH4 मीथेन, 20% कॉन्ट्रीब्यूशन इसका है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, 14% कॉन्ट्रीब्यूशन इसका है। N2O नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, 6% कॉन्ट्रीब्यूशन इसका है। ठीक है? और एक चीज और ग्रीन हाउस गैस में आती है, दिस इज वाटर वेपर। ठीक है, क्लियर? यस सर। सर हाँ कार्बन सर बेटा। कार्बन मोनोऑक्साइड भी तो ओजोन की डिप्लेशन में काम करती है। ना कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं करती। देखो ओजोन के डिप्लेशन में तो सिर्फ एक चीज काम करती है, CFC, है ना? ये क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस वो हैं जो ऊपर से ब्लैंकेट बना रही हैं। ठीक है, ये वो गैसेस है, इन्होंने ब्लैंकेट बना लिया, तो ये ब्लैंकेट बन गया ग्रीन हाउस गैसेस का, इन सभी गैसेस का। इस ब्लैंकेट के बन जाने से होता क्या है कि जो ऊपर से एनर्जी आ रही है वो एनर्जी आ तो जाती है, लेकिन जब ये वापस जाने की कोशिश करती है तो एनर्जी आती है लाइट के फॉर्म में, लाइट होती है शॉर्ट वेव्स के फॉर्म में। लेकिन जब ये जमीन से टकरा के वापस जाती है तो एनर्जी जाती है किस फॉर्म में? हीट के फॉर्म में। हीट होती है लॉन्ग वेव्स, है ना? तो ये शॉर्ट वेव को तो अंदर जाने देती है, लॉन्ग वेव को बाहर नहीं जाने देती। तो अब क्या होता है, जब लॉन्ग वेव ये बाहर जाने की कोशिश करती है तो कुछ तो निकल जाती है, लेकिन बाकी इसको रिफ्लेक्ट बैक कर देती है अर्थ में, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। अब देखो ग्लोबल वार्मिंग एक अलग फिनोमेना है। ठीक है, ये किसकी वजह से हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग? ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। यस। अब आपके फ्रिज से और AC से एक गैस निकलती है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पढ़ा होगा ना? एक क्लोराइड का मॉलिक्यूल
एक फ्लोराइड का मॉलिक्यूल और एक कार्बन का मॉलिक्यूल, और क्लोराइड का मॉलिक्यूल एनर्जेटिक है। सीएफसी गैस जाती है अर्थ में 23 से 25 किलोमीटर के बीच में, एक ओजोन की लेयर है, O3 की लेयर है। इस लेयर को क्या करती है, ये डिस्ट्रॉय करती है और इसमें छेद कर देती है। दिस इज कॉल्ड ओजोन डिप्लीशन। अब जब ओजोन का डिप्लीशन होता है, अच्छा ओजोन का काम क्या है, ये अल्ट्रा, आप सबको पता है अल्ट्रावायलेट रेस को रोकने का काम करती है। जब ओजोन में छेद हो गया तो क्या हुआ, रेडिएशन सीधे अंदर आता है, ये अर्थ के टेम्परेचर को और बढ़ा देगी। तो ओजोन डिप्लीशन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, एक्चुअली ओजोन डिप्लीशन इज एक्सेलरेटिंग द ग्लोबल वार्मिंग। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। अब ओजोन का डिप्लीशन होता कैसा, मैं ये भी बता देता हूं अभी यहीं पे। O3 का एक मॉलिक्यूल क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोराइड का जो मॉलिक्यूल होता है ये ClO बनाता है, ठीक है, और क्या होता है, O2 बना देता है। इसके बाद ये क्लोराइड का जो मॉलिक्यूल है ये ऑक्सीजन को छोड़ देता है और अपना अलग हो जाता है। तो यहां पर ऑक्सीजन किसमें O3 किसमें ब्रेक हो गई, O और O2। इस O को हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। तो ओजोन, इस तरह से ओजोन को मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाता है। सीएफसी का एक मॉलिक्यूल ओजोन के 10,000 मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर? यस सर। पक्का ना, कोई डाउट तो नहीं ना? 6% H2O है। क्या बेटा? ये CFC के बाद जो आपने लिखा है वो ये 6%। N2O अच्छा, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड। भाई लोगों क्लियर? यस। बाकी अराकाटा के स्टेज यही समझने लायक था इसमें, ठीक है ना, समझे? ये चीज थी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। बाकी इसमें अराकाटा स्टडी वो तो खैर नहीं पूछी जाती, वो नीट के लिए, वो आप अगर स्कूल में आता तो लिखवाता उसको, अराकाटा वाला, ठीक है। और बताओ, और कुछ कहीं पे कोई डाउट या कहीं पे किसी चैप्टर में कोई दिक्कत हो बताओ। बाकी लोगों तो आना ही छोड़ दिया भाई हैं, जबकि नीट के लिए दोनों चैप्टर जो मैंने लास्ट में पढ़ा है, दिस इज बोथ आर इंपॉर्टेंट। रेयान बताओ भाई, चैप्टर 9 में कहां पे दिक्कत है बताओ रेयान। 9 क्या, पहले तो मैं देखो जरा चैप्टर 9 है क्या। हाँ, स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट ऑन फूड प्रोडक्शन, बताओ भाई यहाँ पे कहां पे दिक्कत है, बोलो भाई रेयान बाबू, बताओ। मैसेज करो भैया रेयान। प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है, रुको, wait, आपकी समस्या का हम समाधान करते हैं। क्या बोला मैंने, प्लांट ब्रीडिंग में मेथड ऑफ ब्रीडिंग ऑफ प्लांट रेजिस्टेंस, क्या कहते हैं इसमें, देखो
समझो इसमें प्लांट ब्रीडिंग क्या है। देखो जैसे देखा है कि मेथड ऑफ ब्रीडिंग रेजिस्टेंस, ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट। अब देखो क्या होता है, समझना बात को भाई। सबसे पहले प्लांट ब्रीडिंग में कि जैसे मान लो मेरे पास कोई पर्टिकुलर कोई भी वीट है ना। हम क्या कर रहे हैं, इस वीट को ग्रो कर रहे हैं, ठीक है यार, मेरी बात को समझना। जैसे जैसे हम इस वीट को ग्रो करते आएंगे, धीरे 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 इसकी जो इम्यून सिस्टम होगा ना प्लांट का, है ना, वो अपने आप में गिर जाएगा। ठीक है, इम्यून सिस्टम इसका धीरे धीरे वीक होता जाएगा। जैसे आप एक बात देखो कि अगर आप देखेंगे तो एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर नेचुरल बहुत रेजिस्टेंस पाई जाती है, हम लोगों ने पढ़ा, वो एक जिम्नोस्पर्म। उस जिम्नोस्पर्म का नाम है ये क्या बोलते हैं, बताया था मैंने, सिंगल पाया था। एक तो नीटम था और दूसरा कौन सा था, एक नीटम था और कोनिफेरॉप्सिडा, साइकोडोप्सिडा, नीटोप्सिडा, ले तीसरा वाला क्या था बताओ भाई, प्लांट का नाम बताओ। जिम्नोस्पर्म में एक नीटम था, कोनिफर, साइकोडोप्सिडा, नीटोप्सिडा, कोनिफेरॉप्सिडा, तीसरा वाला क्या था, लो याद ही नहीं आ रहा। गिंगो, हाँ गिंगोप्सिडा, कुछ नहीं तुम लोग भी नहीं पढ़ते हो, है गिंगो बाइलोबा, है ना। गिंगो बाइलोबा ऐसा प्लांट है, ये वाइल्ड प्लांट है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी डिजीज नहीं लग सकती, क्योंकि गिंगो में अपनी खुद की नेचुरल ये पाई जाती है इम्यून सिस्टम। इसी तरह से जो वाइल्ड वैरायटीज होती हैं, उन वाइल्ड वैरायटीज में खुद में अपना इम्यून सिस्टम पाया जाता है। तो हमें करना क्या चाहिए कि हम ये जो वीट वगैरह होता है, जो अपना वीट होता है ना, जो डोमेस्टिक वीट होता है, हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस करवा देते हैं किससे, वाइल्ड वैरायटी से। जब हम इसको वाइल्ड वैरायटी से क्रॉस करवा देते हैं तो इसकी जो हमें अब नया हाइब्रिड मिला, है ना, तो हाइब्रिड हमें मिला। इस हाइब्रिड में क्या होगा, इस हाइब्रिड का जो नेचुरल इम्यूनिटी होगी, तो इसकी नेचुरल इम्यूनिटी ज्यादा होगी। तो हमने क्या किया कि ऐसा एक नया वीट बना लिया जिसकी खुद की नेचुरल इम्यूनिटी ज्यादा है। नेचुरल इम्यूनिटी ज्यादा होने की वजह से ये बाहर से आने वाले जो इंसेक्ट्स वगैरह होंगे, उनसे खुद ही, या बाहर से फंगस जो होंगे, बैक्टीरिया होंगे, उनसे निपटने में खुद ही सक्षम है, तो खुद ही कैपेबल है। सो इट कैन टैकल इटसेल्फ टू एनी काइंड ऑफ पैथोजन। तो इसको एक्सटर्नल हमें इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड नहीं देना होगा। इस तरह से प्लांट ब्रीडिंग से हम लोग क्या करते हैं, डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट बना लेते हैं, है ना। अब देखो देखा है, the step is essentially to identify those breeding any organic or ergonomic characters such as the yield, the various steps, protoplasm screening, resistance source, hybridization of selected parents, ये दे रखा है ना, यही हम करवाते हैं। देखो वीट में हिमगिरी एक वैरायटी है, ये हमने बनाई है, लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट, ठीक है, हिल बर्न के लिए, इसके लिए रेजिस्टेंट है ना। ब्रेसिका में पूसा स्वास्विन। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास देखो पहला तो ये तरीका हो गया ब्रीडिंग करा करके, ठीक है ना। दूसरा दे रखा म्यूटेशन। म्यूटेशन हमें पता है, हम बायोटेक पढ़ चुके हैं, तो बायोटेक से हम क्या करते हैं, जीन्स को अल्टर कर देते हैं, जीन्स को अल्टर करके हम रेजिस्टेंस वैरायटी बता देते हैं, ठीक है ना। तो जिससे क्या हो गया, म्यूटेंट प्लांट जीन अल्टर करके बना सकते हैं, ठीक है। वो हम लोग क्या करते हैं, बायोटेक का यूज कर सकते हैं, मतलब कि जो हमने बनाया वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाया था, जैसे बीटी कॉटन हो गया, बीटी ब्रिंजल हो गया, इस तरह की वैरायटी बनाते हैं, ठीक है। आप देखो आया, plant breeding for developing resistance for insect pest. Another major cause for the large scale of the destruction of the crop plant and the crop produce in insect and the pest infestants. Insect resistance in the host crop plant may be due to the morphological, biochemical, physiological characteristic. Hairy leaves and several plants are associated with the resistance of insect pest. Solid stem, perfect stem, choppy stem, ठीक है, high spartic acid. Breeding method for the insect resistant plant involve the same step as those for the agronomics such as yield or quality. The source of resistance genes may be cultivated. देखो सेम चीज दिए रखा है, the source of resistance genes may be cultivated varieties, germ plasm collection of the crop or the wild relative. तो हम यही करते हैं कि हम ऐसे प्लांट को पकड़ते हैं जो प्लांट इंसेक्ट्स के लिए खुद में रेजिस्टेंस होते हैं। उन प्लांट को हम क्या करते हैं, दो तरीके हैं, या तो उनका हम लोग जर्म प्लाज्म निकाल लें, जर्म प्लाज्म निकाल के उनका हाइब्रिड बना लें, या दूसरा तरीका होता है कि उनको हम डोमेस्टिक वैरायटी से ब्रीड क्रॉस करवा दें, और क्रॉस कराने के बाद जो हमें हाइब्रिड प्लस सीड्स मिलेंगे, वो जो होंगे वो नेचुरली इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट होंगे, ठीक है।
प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड क्वालिटी। फूड क्वालिटी के लिए भी यही तरीका हमारे पास होता है, या तो हम क्या करें कि हम उसमें अब फूड क्वालिटी में इंप्रूव करने के लिए जैसे हमने क्या किया, मैंने बताया था कि हमने गोल्डन राइस बनाया। तो गोल्डन राइस क्या बनाया, गोल्डन राइस में नॉर्मन बोरॉक साहब ने क्या किया हुआ था कि उन्होंने एक राइस नॉर्मल राइस लिया और राइस में उन्होंने एक विटामिन ए का जीन्स डाल दिया, विटामिन ए का, जिसकी वजह से राइस में विटामिन ए बनना स्टार्ट हो गया और लोगों को न्यूट्रिशन पहुंचना शुरू हो गया। ठीक है, तो एक तो तरीका ये होता है कि हम लोग प्लांट ब्रीडिंग में बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके, है ना, ये बना लें, न्यूट्रिएंट उसमें कुछ डाल दें। दूसरा तरीका ये होता है कि हम उसको उसका हाइब्रिड बना लें। सब जगह सेम ही चीज है, या हम उसका हाइब्रिड बना लें। हाइब्रिड कैसे बनाएंगे कि हमें कुछ वो वाइल्ड वैरायटी लेनी होगी जो न्यूट्रिएंट होती है, जिसमें न्यूट्रिशन ज्यादा होता है। हमें दूसरा क्या करना होगा, जो हमारी डोमेस्टिक वैरायटी है, कोई भी डोमेस्टिक जिसका प्रोडक्शन ज्यादा है, उसको हम क्रॉस करा देते हैं, तो क्रॉस करा के बना सकते हैं। तीसरा तरीका क्या होता है कि हम जर्म प्लाज्म ले लेते हैं। जर्म प्लाज्म क्या मतलब कि कुल मिलाकर के उसका हम लोग ये गैमीट ले लेते हैं और उस गैमीट को, या मतलब पॉलन ले लिया या एग ले लिया, उसको हमने फ्यूज करा दिया डोमेस्टिक प्लांट से। तो जर्म प्लांट्स के थ्रू भी हम नई वैरायटी को बना सकते हैं। तो इसी तरह से 3 तरीके होते हैं जिनसे तीनों को यूज करके हम प्लांट रेजिस्टेंट प्लांट बना सकते हैं। ठीक है, हम ज्यादा न्यूट्रिएंट वाले प्लांट बना सकते हैं, और रेजिस्टेंट में हम डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट बना सकते हैं, या निमेटोड और किसी भी पैथोजन से बचाने वाले प्लांट बना सकते हैं। समझ आया दोस्त? रेहान? और बताओ, और किसी को कोई डाउट? यस सर। सर डीएनए नहीं, आरएनए प्राइमेस डीएनए सिंथेसिस में कब काम आता है? आरएनए प्राइमेस बेटा जब प्राइमर बनाने की जरूरत पड़ती है, या तो मैंने बताया था ना कि जैसे ये डीएनए जब बनता है ना, तो पहले डीएनए के बनने के लिए क्या होगा, यहाँ पर प्राइमर पहले लगेगा, उसके जहां प्राइमर लगेगा उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज अपना काम करेगा। ठीक है, तो प्राइमेज की जरूरत कहां होगी, प्राइमर बनेगा ना। प्राइमर क्या, आरएनए का छोटा सा टुकड़ा है, तो उसको बनाने के लिए प्राइमेज जरूरत पड़ेगी। याद आया? तो ये ट्रांसक्रिप्शन में काम आता है? ये ट्रांसक्रिप्शन में काम आता है, हाँ। ओके सर। नहीं बेटा, रेप्लिकेशन में, ट्रांसक्रिप्शन कहाँ, रेप्लिकेशन। अच्छा अच्छा, यस 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 याद है ना? फिर यस देखो ना, इधर कंटिन्यूअस बनेगा, इधर ओकाजाकी फ्रेगमेंट डिसकंटिन्यूअस वाला, याद है ना? यस। तो यहाँ पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम। हाँ, जितनी जगह पे प्राइमर लगेगा वहां पे प्राइमेज जरूरत पड़ेगी। सर जो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड है उसमें हर ओकाजाकी फ्रेगमेंट के आगे रहेगा ये? एग्जैक्टली, तभी तो मैंने बताया था कि देखो पहले क्या होगा, ये डीएनए पॉलीमरेज इस तरह से आगे चला जाएगा, उसके बाद प्रूफ रीडिंग करने आएगा, वापस आएगा, वापस जब आएगा तो हर प्राइमर को उड़ाता हुआ चला जाएगा, और जहां पे गैप भर गया उसको डीएनए से भरता हुआ चला आएगा, है ना? यस सर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रूफ रीडिंग। और बताओ, बाकिया? कोई दिक्कत, कोई समस्या? आयशा, दूसरी वाली आयशा? रेयान, और कहीं भी दिक्कत है बेटा? बोलो भाई, किसी को कहीं पे भी प्रॉब्लम है? ठीक है, आगे भी अगर हो कभी तो हम लोग डाउट ले लेंगे, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो सिलेबस तो अपना ओवर हो गया है ना। इन केस अगर आप लोगों को लगता है कि कहीं पे डाउट है, आपके पास डाउट इकट्ठा हो गए, आपको कोई हेल्प चाहिए मेरी, है ना, तो लुक, नंबर मेरा आप सबके पास है मेरा, है ना, आप मुझे व्हाट्सएप करके वैसे ही पूछ सकते हो। ठीक है, और ऑब्वियसली देखो, जैसे रेयान पूछता रहता है ना, रेयान को मैं बताता रहता हूँ, बाकी लोग भी पूछते हैं, ये सारे बच्चे पूछते हैं। तो और वैसे निष्कर्ष जी से आप बोल सकते हो आप लोग की डाउट क्लास एक दिन रख दो, है ना, अगर आपको कभी लगे तो आप डाउट क्लास रखवा सकते, ले लेंगे। डन? यस सर। ठीक है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अच्छा, मेरे पास ठीक है, नोट कर लो जिसके पास नंबर नहीं है, है ना, 8376042695, है ना।
नंबर भी है पर्सनल, आप व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दीजिएगा, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है ना, जैसे आप मान लो आप फोन करोगे, अब जैसे मान लो मैं आप कोई और बैच पढ़ा रहा हूँ, मतलब फोन तो पिक पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है, लेकिन ये है कि आप मतलब अगर मुझे व्हाट्सएप करोगे तो मैं आपको बता दूंगा कि इस टाइम पे कॉल कर लो या इस टाइम पे आप बात कर लो, है ना, या कोई आप व्हाट्सएप करोगे, कोई क्वेश्चन पूछोगे, ये हो सकता है कि रिप्लाई करने में थोड़ी लेट लग जाए, ठीक है, बट मैं रिप्लाई जरूर करता हूँ, ठीक है। रेयान 2 साल से मेरे कॉन्टेक्ट में है, आई ऑलवेज रिस्पॉन्ड टू हिम, ठीक है, और आप लोग बढ़िया करो, और मैं उम्मीद ये रखता हूँ, आप लोगों से बहुत उम्मीदें हैं मुझे, है ना, और मैं चाहता हूँ कि आप में से कई सारे लोग हैंडेड आउट ऑफ हैंडल लेकर के आएँ, ठीक है, राइट? और वहाँ पे जो भी हेल्प चाहिए, ठीक है, एंड आई होप कि यू ऑल आर वेरी गुड स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू, ठीक है, एंड नोबडी इज गोइंग टू डिसअपॉइंट मी, ठीक है, तो रेयान बढ़िया से भाई लिखो, ठीक है ना, आंसर बढ़िया से लिखना है, ठीक है, राइट? और आयशा, फाकिया, सब लोग, ठीक है, बढ़िया से पढ़ो ना, ऑल द बेस्ट, और जब भी जरूरत पड़े डाउट क्लास की आप निष्कर्ष जी से कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है, चलो वेलकम, ऑल द बेस्ट, है ना।